साथियों नमस्कार, मैं नीरज पांडे फुलवारी स्टूडियो की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। साथियों, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता की अवधारणा को आत्मसात करने वाले हमारे देश भारत में नारियों को सदा से ही आदरणीय स्थान प्राप्त रहा है। धर्म, अध्यात्म, विज्ञान, साहित्य, संस्कृति, कला, राजनीति और यहां तक कि सम्रांगण में भी नारी ने अपनी क्षमताओं से, अपनी प्रतिभा से और अपने रण कौशल का अद्भुत प्रदर्शन करते हुए अपने आप को सदैव साबित किया है। गार्गी, अपाला, लोपामुद्रा, मैत्रेयी, सावित्री, सीता, मीराबाई, जीजाबाई, लक्ष्मीबाई, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान से लेकर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और द्रौपदी मुर्मू से लेकर सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह तक इस फेहरिस्त में न जाने कितने नाम हैं जिन पर हम गौरवान्वित होते हैं, उत्साहित होते हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हमें यह कहने में गुरेज नहीं है कि पुरुष प्रधान समाज में नारियों को अपने अस्तित्व के लिए सदैव संघर्ष करना पड़ा है। लेकिन नारी तो नारी है। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने कहा है कि एक नहीं दो मात्राएं नर से भारी नारी। नारी ने सदैव अपने आप को प्रमाणित किया है, अपनी क्षमताओं से इस संसार को चमत्कृत किया है। आज हम ऐसी ही शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं जो नारी सशक्तिकरण की मिसाल है, जिन्होंने बहुआयामी व्यक्तित्व को उभारा है अपने भीतर। जी हां, मैं बात कर रहा हूं एक कुशल गृहिणी, सक्रिय समाज सेविका, महान शिक्षाविद, देश की लब्ध प्रतिष्ठ कवियत्री और लेखिका, फुलवारी पब्लिक स्कूल गोंडा जैसे प्रतिष्ठित संस्थान की प्रबंधक और इस फुलवारी स्टूडियो की संस्थापक आदरणीय डॉक्टर नीता सिंह जी की। मैम, आपका अपने ही स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। हम आपसे बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले अपने स्टूडियो के माध्यम से अपने दर्शकों को संबोधित करिए। सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम और भाई नीरज पांडे को भी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और क्या पूछना चाहते हो आप पूछिए। सबसे पहला प्रश्न मेरा है, मेरी जिज्ञासा है, आपके पास इतनी व्यस्तता है, कवि सम्मेलन के मंचों पर भी व्यस्तता है, विद्यालय का प्रबंधन भी देखना है, उसके बावजूद फुलवारी स्टूडियो की स्थापना का विचार कैसे आपके मन में आया? इसके पीछे कोई उद्देश्य? जैसा कि आप जानते हैं कि गोंडा साहित्य के क्षेत्र में तो बहुत अग्रणी रहा है, बट वर्तमान समय में जो इसकी स्थितियां हैं वो बहुत दयनीय है। तो जब से मैं कवि सम्मेलनीय दुनिया में आई हूँ जी, तो यहाँ पे भी बहुत अच्छी अच्छी प्रतिभाएं हैं गोंडा में। बहुत मतलब आप तो जानते ही हैं कि गली मोहल्ले तक में इतनी अच्छी अच्छी प्रतिभाएं जुड़ी हुई हैं। बेशक। अब वो कितना भी चाह के उनको मंच नहीं मिल पा रहा है, वो मंचीय नहीं हो पा रही हैं और फिर धीरे धीरे वो कुंठाग्रसित हो जाती हैं। तो मेरे मन में ये विचार आया, कहीं ना कहीं आप सोशल मीडिया के थ्रू ही समझ लीजिए कि एक आया कि ऐसा कुछ किया जाए जिससे जो युवा वर्ग हैं उनको ज्यादा इससे फायदा हो, अवसर मिल सके और जो हमारे पुराने भी जो मंचीय कवि हैं या वरिष्ठ साहित्यकार हैं जिनको लोग भूल चुके हैं, उनको भी हम अपने स्टूडियो के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाएं। बहुत सुंदर और सकारात्मक विचार के साथ, उस भावना के साथ आपने फुलवारी स्टूडियो की स्थापना की। जैसा कि आपकी बातों से हमें मालूम हुआ, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। फुलवारी स्टूडियो परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। गोंडा जनपद के गौरवशाली साहित्यिक अतीत के बारे में आपने बताया कि गोंडा हमेशा से समृद्ध रहा है साहित्य क्षेत्र में, कविता क्षेत्र में। बड़ी बड़ी हस्तियां यहाँ हुई, अदम जी जैसे लोग, गोस्वामी जी की जन्मभूमि है। और आज भी समकालीन परिदृश्य में भी तमाम ऐसे महत्वपूर्ण नाम है जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर गोंडा जनपद को गौरवान्वित कर रहे हैं। उनमें एक नाम डॉक्टर नीता सिंह जी का भी होता है। तो डॉक्टर नीता सिंह जी को कविता लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली और इस कविताई की शुरुआत कैसे हुई? देखिए, ये सब चीजें तो आप जानते हो डीएनए में होती हैं बहुत सारी। हमारी नानी जो थी वो बहुत अच्छा लिखती थी और बहुत अच्छे गीत भी लिखती थी। ज्यादातर वो गीत लिखती थी जी, और गीत गजलें लिखती रहती। हमारी मौसी बहुत अच्छा लिखती थी। वाह। हमारी माता जी की अभी एक पुस्तक आई हुई है जी, जो आज आपने देखा ही, लेखिका डॉक्टर मालती सिंह जी की पुस्तक जी। और मेरे पिताजी जो थे, जैसे हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे या स्कूल में पढ़ते थे, तो पिताजी हमारे जब कुछ भी होता था तो वो तैयार करके पूरा देते थे जी, कि आप जाओ और ऐसे ऐसे लिख के दे रहा हूँ और ऐसे ऐसे पढ़ना। वाह। और
अगर वो तो पिताजी लिख के जाओ और पढ़ो, क्योंकि मेरे माता पिता दोनों शिक्षक थे शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हैं। और मेरी माता जी जो थी उनको बहुत लगाव था साहित्य से भी, संगीत से भी। वाह हम 4 बहनें हैं जी, और चारों बहनें शास्त्रीय संगीत सीखे हुए हैं। क्या बात। तो उनको बहुत लगाव था कि मेरे बच्चे कितना कर लें। और ऐसा होता था कि 15 अगस्त, 26 जनवरी या कोई भी कार्यक्रम है, जी अगर आप कार्यक्रम करके नहीं आए स्कूल से घर, तो पता चलेगा घर पे आपकी पिटाई दंडित होना पड़ता था। हाँ होगी, और आपको मतलब भूखा ही सोना पड़ेगा कि आपने क्यों नहीं पार्ट लिया और क्यों नहीं किया। इतना मेरे ये तो माता जी बहुत को अच्छी शौक बात था। है, बहुत अच्छी तो बात। धीरे धीरे वो अपना आता गया। फिर पहली दूसरी कविता में थी वही 11वीं 12वीं क्लास में, जी तब से मैंने लिखना स्टार्ट किया। जो एक बेटियों पे मैंने कविता लिखी थी, वाह, भ्रूण हत्या पे लिखा याद था। है क्या? अगर हाँ, याद हो कुछ तो कुछ पंक्तियां पंक्तियां हो याद जाए। हैं तो मैं स्वागत, मेरी पहली कविता है वो। स्वागत। अंश हूँ तेरा माँ बाबुल में, वाह, अंश हूँ तेरा माँ बाबुल में, भूण में मुझको पलने दो, मत मारो मुझको तुम यूं, धरती पर तो जनने दो, वाह, धरती पर तो जनने दो। वाह, बेटों की तरह मैं भी तेरा घर आंगन महकाऊंगी, वाह, बेटों की तरह मैं भी तेरा घर आंगन महकाऊंगी, बस थोड़े से प्यार के बदले माँ मैं खुश हो आए जाऊंगी, हैं, वाह 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 वाह, माँ मैं खुश हो क्या बात। जाऊंगी। ये काफी बड़ी कविता है। लेकिन बहुत अच्छी भावभूमि पर, बहुत अच्छे धरातल पर ये कविता है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और जहां से शुरुआत थी एक ऐसे संवेदनात्मक विषय से कविता की शुरुआत हुई हो, निश्चित रूप से इस समय तो आपकी कविताएं मंचों पर कमाल कर रही हैं। मुझे मेरी जानकारी में ये आया कि डॉक्टर नीता सिंह जी स्वयं सरकारी सेवाओं में थी, एक बहुत अच्छी खासी नौकरी को त्याग पत्र देकर अपना खुद का विद्यालय खोलने का विचार मन में कैसे आया? जी आप सही कह रहे हैं। मैं सरकारी सेवा में थी, लेकिन मेरा बचपन से एक ख्वाब था वाह, कि मैं मतलब मेरी पहचान जो हो वो राष्ट्रीय स्तर पे हो, लोग क्या मुझे बात, जाने। बहुत अच्छी सोच। तो पहले तो मैंने यूपीएससी क्लियर किया था, जी उसके बाद कुछ कारण मतलब इंटरव्यू में सिलेक्शन ना होने की वजह से फिर मेरा मन वहां से हट गया और फिर मैंने उसका छोड़ दिया। फिर मैं शिक्षिका के पद पे हुई, तो 2 साल मैंने नौकरी की। जी, उसके बाद एक दिन अपना बोरिया बिस्तर उठा के चली आई। पोस्टिंग कहाँ पे थी? ये बलरामपुर में थी। तराई इलाकों में। हाँ, बलरामपुर में थी। तो वहां पे मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। एक दिन मेरा मित्र था, उसने मुझे फोन करके कहा कि कहाँ हो, तो मैं बताने लगी कि मैं यहाँ पे आऊँ। बोले तुम इतनी अच्छी थी पढ़ने में, इतना सब कुछ, और तुम कहाँ जाके कुएं की मेढक हो गई। उस दिन से मेरे दिमाग में ये आया कि मैंने ड्राइवर को बुलाया और तुरंत अपना सामान बांधा और चली आई, और लौट के मैंने दोबारा उधर देखा नहीं। और फिर मैंने फुलवारी स्कूल की स्थापना 2008-9 में की, 12 में की। 2012 से लेकर 2025 13 वर्षों की यह यात्रा है एक प्रबंधक के रूप में, और जिस मुकाम पर 13 वर्षों में फुलवारी पब्लिक स्कूल को आपने पहुंचाया है, फुलवारी पब्लिक स्कूल आज की तारीख में गोंडा के लिए एक ब्रांड बन चुका है। हर अभिभावक का विश्वास है फुलवारी पब्लिक स्कूल। यह यात्रा इतनी आसान नहीं हो रही होगी कि एकदम से फुलवारी पब्लिक स्कूल ऐसे ब्रांड बन जाए, तो इसके पीछे जो संघर्ष यात्रा है उसके विषय में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। जी जरूर। ये तो बहुत ही लंबी यात्रा है और बहुत ही कठिन यात्रा है, जो शायद मेरे माता पिता का आशीर्वाद, मेरे पति का सहयोग और मेरे जो फुलवारी के जितने भी स्टाफ हैं, जितने कर्मचारी हैं, उनका समय समय पर सहयोग मिलता रहा। अब उस शुरुआती दिनों में क्या संघर्ष मैंने किए, 2 बच्चों से लेके शुरुआत की थी मैंने। क्या बात। धीरे धीरे 7 बच्चे हुए, मार्च में एडमिशन हुआ। और आपको एक चीज और मैं आज बताना चाहूंगी, कोई इसमें ये बात नहीं है नीरज भैया कि मैं झूठ बोल रही हूँ, सही बात कर रही हूँ। जब मैंने फुलवारी स्कूल की स्थापना की थी, तब मेरा जो बेटा है वो 6 दिन का था। क्या बात है। आए
और 6 दिन का था, उसी दिन वो स्कूल की स्थापना की थी। अब किन परिस्थितियों में हो गया, कुछ मेरा बचपना था कि मुझे जिद थी। बहुत हाँ जिद थी कि कम समय में बहुत कुछ करना है। इसकी वजह से मैंने कर दिया। तो एक तो मेरा स्वास्थ्य उसके बाद काफी बिगड़ा और काफी मैंने झेला। और सहयोग के नाम पे तो आपको पता है कि आप कोई नया काम करते हैं तो आपका सहयोग कोई नहीं करता है। तो सहयोग के नाम पे तो मुझे कुछ भी नहीं मिला। लेकिन धीरे धीरे मैंने खुद जाके इस स्टार्टिंग में 2 टीचर, 2 आया और 2 रिक्शा वाले जी, 1 रिक्शा वाला, इतने से स्टार्टिंग हुई थी। गेट यहाँ होता था कि छोटा सा स्कूल था, प्ले स्कूल से मैंने स्थापना की थी जी। कि कभी मेरी माता जी खोल देती थी, क्योंकि हम तो आपको पता है जी, कि जब तक 12 दिन नहीं होते तो लोग बाहर नहीं निकलते जी जी। फिर भी मैं 6 दिन के बाद 7वें दिन से स्कूल में बैठने लगी। क्या संघर्ष रहा है भाई। और मेरा बच्चा भी शायद वहीं पल गया और पलते पलते आज वो भी 12 साल का हो गया। तो ये मेरी यात्रा रही है, अपने आप ही जाना, प्रचार करना और सब कुछ करना। और जहाँ स्कूल मैंने खोला था, अभी आप आए हैं तो आपने देखा ही होगा, वो गोंडा जिले का सबसे अग्रणी शिक्षण संस्थानों में आज तो किसी से केवल नाम ले लो तो फुलवारी स्कूल, पब्लिक स्कूल की चर्चा होती है। और ये आपके संघर्ष का ही परिणाम है, आपने यहाँ तक विद्यालय को पहुंचाया, उत्तरोत्तर फुलवारी पब्लिक स्कूल और प्रगति के सोपानों को तय करता हुआ शिखर पर पहुंचे, ऐसी हमारी भी शुभकामनाएं हैं। और कहीं मजरूह सुल्तानपुरी कहते हैं कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। धीरे धीरे जब आप सफलता की ओर होते तो लोग साथ आते रहते हैं और ये कारवां बनता जाता है। मैं थोड़ी सी जिज्ञासा ये है कि आपकी लाइफ, आपका जीवन बड़ा व्यस्तता भरा है, कभी सम्मेलनीय व्यस्तताएं, सामाजिक सरोकारों को जीना, सामाजिक गतिविधियों में, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके भागीदारी, गोंडा जनपद का कोई सामाजिक कार्यक्रम हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, डॉक्टर नीता सिंह जी की किसी न किसी रूप में सहभागिता उस कार्यक्रम में होती है। इतने बड़े शिक्षण संस्थान का प्रबंधन, घर की व्यवस्थाएं, बच्चों को भी देखना, इतना सब कुछ मैनेज करना, ये सब कैसे हो पाता है? कर लेती हूँ, बहुत इजीली कर लेती हूँ। लेकिन ये जरूर कहूंगी कि मेरे माता पिता का बहुत सहयोग, इतना ज्यादा सहयोग है, और मेरे भाई बहनों का, तभी मैं शायद यहाँ से यहाँ तक आज। आपको पता है कि मेरे जो हस्बैंड है वो तो रहते नहीं यहाँ पे, वो तो बाहर ही रहते हैं। वो बहुत सपोर्ट करते हैं, हर चीज में करते हैं, लेकिन रहते नहीं हैं। तो अब आप यही जानिए कि हमारे माता पिता का ही सबसे बड़ा सहयोग है और इन लोगों का। और मुझे लगता है कि मैंने एक कहावत मेरी नानी हमेशा कहती रहती थी कि जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत। तो मुझे जैसे अब मेरी एक आदत में शामिल हो चुका है कि रात को 1 बजे 1:30 बजे सोना, सुबह 5 बजे उठ जाना। मुझे कोई ज्यादा लगता नहीं है कि मेरी सेहत उससे बिगड़ रही है या कुछ, ऐसा नहीं लगता है। और करती हूँ धीरे धीरे। और मेरे बच्चे भी मेरा बहुत सहयोग करते हैं अभी छोटे से बचपन से। ऐसा कभी होता है कि मैं थकी हूँ और कभी रात को देर में आई हूँ, कभी सम्मेलनों से, प्रायः कभी सम्मेलनों से देर में ही आना होता है। आपको तो पता है, आप तो रोज वही यात्रा करते हो। तो आती हूँ तो बच्चे बहुत सपोर्ट करते हैं दोनों। और उसके बाद कभी अगर मेरा मन नहीं भी करा कि आज मुझे कुछ नहीं पढ़ना लिखना है, तो मेरा डायरी, मेरी कॉपी सब लाके रख देते हैं और पेन, कहते मम्मा आप कई दिन हो गए आप कुछ लिखी नहीं हो, लिखो, ये ऐसे कैसे आगे बढ़ोगी। तो हमने कहा अच्छा ठीक है। तो बच्चों का भी बहुत सपोर्ट मिलता रहता है, हस्बैंड का तो मिलता ही मिलता है। निश्चित रूप से ये सौभाग्य भी है किसी महिला के लिए, किसी नारी के लिए और किसी भी व्यक्ति के लिए कि उसके परिवार के लोगों का सहयोग मिले। माता पिता का सहयोग ही नहीं होता, आशीर्वाद होता है, वो संबल होता है, वो एक आश्वस्ति होती है कि हम कहीं गड़बड़ाने लगेंगे, लड़खड़ाने लगेंगे तो आश्वस्ति भरा, आशीर्वाद भरा हाथ उनका है हमारे ऊपर। तो ये तो इस मामले में आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। आपने अपनी माता जी का जिक्र किया और वो भी लेखिका है, उनसे मेरी बातचीत हुई पिछले दिनों, तो उन्होंने मुझे ये बताया तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। लोग अपने माँ बाप से प्रेरित होकर के कोई नया काम करना शुरू करते हैं। आपकी माताजी शिक्षिका है और साथ में उनकी अभी एक पुस्तक आई है, वो बेटियों की संवेदना को लेकर के है। तो उन्होंने कहा कि मैंने कहानी लेखन की प्रेरणा अपनी बेटी डॉक्टर नीता सिंह से प्राप्त की है। तो ये उनकी सदाशयता, सरलता माना जाए या इसमें कुछ सच्चाई भी है? इसमें सच्चाई ये है भैया कि माताजी हमसे जब भी फोन पे बात करती थी या कुछ होता था, आती थी घर पे या मैं घर पे जाती थी,
तो कहती मेरे दिमाग में 2 कहानियां हैं, तुम उसको लिख डालो। और मैं आपको सही सही बताऊं तो मैं कहानी लिखने से बहुत कतराती हूँ, क्योंकि वो ज्यादा होती है, और कविता है 4 लाइन में खत्म हो जाती है, मुक्तक 4 लाइन में खत्म हो जाते हैं। तो मैं कहानियां लिखने से बहुत कतराती हूँ। तो मैंने मम्मी से कहा, आप खुद क्यों नहीं लिखती? तो बोली, मेरे पास कहाँ टाइम है। तुमने कहा, मेरे पास टाइम है, आप खुद लिखो। कहे, अरे हम नहीं लिख पाएंगे। हमने कहा, आप लिखो, तो आप लिखो, बाकी का काम मेरा है। तो उन्होंने काफी मेहनत की दिन भर। भाई, जिस उम्र के पड़ाव में वो हैं, लोग चाहते हैं कि हम आराम करें, लेकिन मुझे लगता है कि वैसे मैं एक बात कहूँ, उनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि आज अगर मैं कुछ भी हूँ तो उनकी बदौलत हूँ। और उनके अंदर दृढ़ इच्छा बहुत है, इच्छा शक्ति बहुत है। वो कुछ भी कर सकती हैं। उनको जो भी आप काम बहुत सटीक, बहुत अच्छे से करती हैं। वो खुद ही बहुत विदुषी महिला है, तो मैं क्या उनकी प्रेरणा स्रोत बनूंगी? निश्चित रूप से मैं माताजी के वैदुष्य और उनकी सरलता, सहजता से बहुत प्रभावित हुआ हूँ। और जिस तरह से उन्होंने स्वीकारा कि अपनी बेटी से प्रेरणा पा करके, ये भी अपने आप में तमाम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हो सकता है कि एक माँ अपनी बेटी से प्रेरणा प्राप्त करके, और माँ बेटी के इस मधुर झगड़े में देश हिंदी साहित्य को एक और लेखिका मिल गई। हाँ। ये भी हिंदी साहित्य के लिए बड़ा सुखद रहा। आइए हम धीरे धीरे, चूंकि समय बहुत हो रहा है, आपका बहुत समय नहीं लेंगे, लेकिन फुलवारी पब्लिक स्कूल जो पूरी तरह से सीबीएसई पैटर्न विद्यालय है, पूरी तरह से अंग्रेजी माध्यम विद्यालय है, उसके बावजूद हिंदी के तमाम समय समय पर समारोह वहां आयोजित होते रहते हैं। और मैं देखता हूं, मुझे भी कई बार उन आयोजनों में हिस्सा बनने का अवसर मिला है आपके माध्यम से। तो मैं देखता हूं कि वहां अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में हिंदी के आयोजन हो रहे हैं, बड़े सफल आयोजन हो रहे हैं, जिसमें विद्यालय के स्टाफ का, अभिभावकों का, साथ साथ में छात्र छात्राओं का भी बढ़कर के सहयोग मिलता है। तो अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में हिंदी के ऐसे कार्यक्रम कराने के पीछे आपकी केवल साहित्यिक अभिरुचि है, या आप इसे पाठ्य सहगामी क्रिया के रूप में लेकर के अपने छात्रों तक, अभिभावकों तक भी कोई संदेश संप्रेषित करना चाहते हैं? जी नीरज भैया, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। और जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरी शुरुआती शिक्षा जो हुई है वो भी इंग्लिश मीडियम से ही हुई है। क्या बात! मैं इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ी हूँ जी। लेकिन बाद में हमारे मन में हिंदी के प्रति बहुत रुचि आई। देखिए, हमारी सोच क्या है, मैं ये देखती हूँ कि जिस हिसाब से आप इस समय का वातावरण देख रहे हैं बच्चों के अंदर, तो क्या इससे पहले का जो बच्चे थे वो कैसे अपने माता पिता के साथ व्यवहार करते थे, कैसे वो नशे के प्रति उनका जो लगाव था, या बहुत व्यसन और बहुत बुरी आदतों में लिप्त थे। तो कहीं ना कहीं अगर आप सही बात तो ये की जाए तो ये है कि ये कहीं ना कहीं जो हम लोग पश्चिमी सभ्यता को अपना रहे हैं उसकी ये देन है। बिल्कुल। तो हमारा मतलब ये है कि इंग्लिश मीडियम मतलब ये होना चाहिए कि एक शिक्षा हो, शिक्षा का माध्यम है, ना समय कि की आवश्यकता के अनुरूप। हाँ, उसको अपनी रोजमर्रा की चीजों में उतारें। जी। ओनली फॉर लैंग्वेज। देखिए, मैं बहुत संभल के बोलती हूँ, क्योंकि आधा इंग्लिश में बोलती हूँ, आधा हिंदी में बोलती हूँ, इसलिए मुझे समझना पड़ता है। इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ आपसे भी और दर्शकों से भी। तो मेरा ये जो समय समय पे आयोजन कराने का विचार आता है कि हमारे बच्चों के अंदर वो संस्कार आए, पढ़े, कि उनके माता पिता जो हैं वो पीड़ित ना हो उनसे, क्योंकि कहीं ना कहीं माता पिता बहुत पीड़ित है अपने बच्चों से। बहुत बच्चे को पढ़ा दिया, बहुत बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ा दिया, नशे से पीड़ित है वो, पढ़ के आया वहां से कुछ नहीं कर पा रहा है, नौकरी तो दूर, वो अपनी जिंदगी ही खत्म हो पा रहा है, और तमाम ऐसे दुखद हादसे अब सामने आते हैं। बहुत सारे आप देखते रहते हो कि कितने हादसे हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर संस्कार की कमी है जी। तो उन संस्कारों को ढालने के लिए, और आपको एक और जानकारी मैं देना चाहती हूँ और दर्शकों को भी, कि मेरे जो ये बच्चे, अभी हिंदी दिवस आएगा तो ये लोग बच्चों वाले कवि सम्मेलन कराती हूँ। क्या बात! बहुत अच्छी बात है। छोटे बच्चे, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, हिंदी के उत्थान के लिए और हिंदी से जोड़ने के लिए बहुत बड़ा इनकी वेशभूषा भी बहुत अच्छी होती है। सारी जो लड़कियां होती हैं वो साड़ी में रहती हैं, और जितने भी लड़के होते हैं वो
सदरी और कुर्ता पजामा में होते हैं और बहुत अच्छे से पूरा कर अपना जो कुछ भी लिखते हैं उल्टा सीधा वो अपना वो करते हैं। एक कवि सम्मेलन वाह, टाइप का होता है बहुत सुंदर। और जैसे मोमेंटो पट क्या बात, वो पूरा मैं उनको करती हूँ बहुत बढ़िया। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं हिंदी का भी जो हिंदी दीनहीन बनती जा रही थी धीरे धीरे वो कहीं ना कहीं इस समय सुधार हुआ है। कुछ तो गवर्नमेंट की वजह से हुआ है और कुछ हम सबके सम्मिलित प्रयासों से। जी और जी निश्चित रूप से उन प्रयासों में आपका ऐसा प्रयोग, ऐसा प्रयास भी जो अंग्रेजी माध्यम स्कूल में इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चों को जो इंग्लिश में बोलते हैं, जवाब देते हैं, उनको हिंदी की ओर मोड़ना, उनको हिंदी से जोड़ना, ये प्रयास भी उन्हीं सम्मिलित प्रयासों में जुड़ता है। उसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। मैंने शिक्षा और साहित्य पर आपसे चर्चा की, लेकिन एक और आपका पहलू है समाज सेविका के रूप में, जहां देखिए वहीं डॉक्टर नीता सिंह की गोंडा जनपद भर में उपस्थिति मिलती है किसी न किसी रूप में। तो मैं आपसे एक जिज्ञासा है मेरी, क्योंकि बालिका शिक्षा को लेकर के, नारियों की स्थिति को लेकर आप हमेशा चिंतित रहती हैं। वर्तमान समय में तमाम जिम्मेदार लोगों द्वारा नारियों पर तरह तरह की बातें की जा रही हैं, उससे आप कितना इत्तेफाक रखती हैं? देखिए, मैं पहली बात तो ये आपको दो चीजें बताना अगर भूल गई तो शायद आज का मेरा ये जो आपकी और आप मेरी वार्ता है वो सफल नहीं होगी। पहली बात तो कि मैंने जो ये नौकरी छोड़ी थी अपनी, कुछ सामाजिक कार्यों की वजह से ही छोड़ी थी, क्योंकि बचपन से ही मुझे सामाजिक कार्यों में बहुत रुचि थी। तो मैं उसको करती रहती थी। तो जब तक मैं ऐसा कुछ बड़ा काम नहीं करती जिससे मेरी सोर्स ऑफ इनकम ज्यादा हो, तभी तो मैं कुछ अच्छा समाज के लिए कर सकती थी। ये बहुत अच्छा है विचार। तो ये स्कूल खोलने के बाद जो कुछ चीजें हैं जिसको अभी तक मैंने किसी को बताया नहीं है, आपको पता है, आपसे मेरी बात होती है क्योंकि आपका और मेरा तो वही बात है। लेकिन आज मैं ये एक संदेश भी देना चाहती हूँ इसके माध्यम से, अपने स्टूडियो के माध्यम से, कि मैंने जब अपना स्कूल की स्थापना की तो 1-2 वर्ष जब बीत गए तो मैंने ये सोचा कि देखो मैं कहीं अपने पथ से भटक तो नहीं रही हूँ जी, क्योंकि आजकल स्कूल खोलना एक बिजनेस हो गया है, मेक इन मनी, नॉट मेक इन मैन। जी बिल्कुल। तो ये मैं कहीं इससे भटक तो नहीं रही हूँ। तो फिर मेरे अंदर विचार आया, जब मैं सरकारी नौकरी में थी या जब भी मैं जहां भी कुछ करी तो हमेशा लड़कियों की शिक्षा को बहुत ध्यान में रखती थी। तो मैंने फिर जो गरीब तबके के लोग थे उनकी लड़कियों को, या जिनके माता पिता नहीं थे, जो कोविड में या डेंगू से या किसी भी कारणवश जिनके पिता नहीं थे और वो लड़कियां पढ़ना चाहती थी, क्योंकि अच्छे स्कूलों में लोग लड़कों को तो डाल देते हैं लेकिन लड़कियों को पढ़ाने से कतराते हैं जी। तो मैंने उनका एडमिशन लिया जी, और वो पढ़ रहे हैं। अभी हमारे जो बच्चियां हैं वो एक बैच है जो निकलेगा इस बार निकलेगा, और मैं उनके लिए चिंतित भी हूँ, क्योंकि मेरा ये भी है कि मैं उनको आगे कुछ थोड़ा और कुछ कर पाऊँ जितना मेरा सामर्थ्य हो। ये हमारे सारे कर्मचारियों को पता है, जितने शैक्षिक स्टाफ है उनको पता है कि हाँ ये मैम के बच्चे हैं, ये हैं। और खासकर मैं ऐसा नहीं है कोई मुझे लड़कों से परहेज है कि लड़कों को नहीं रखती हूँ, लेकिन लड़कियों को ज्यादा प्राथमिकता देती हूँ। हाँ, तो इस समय हमारे पास 50, मतलब हमारा जो टारगेट है 50 बच्चों को लेके वो है, तो वो बच्चे पढ़ रहे हैं। और अब ये मेरी और एक चीज मैं करती हूँ स्कूल में कि जो बच्चे बहुत है ना ये प्रतियोगिताओं की तरफ जाना चाहते हैं, तो पैसा लगा के बहुत सारा कि हाँ इतने पैसे लिए उतना आर्मी स्कूल और ये सब, तो मैंने उसकी भी 1-2 घंटे की क्लास फ्री में रखी है। ये बहुत सुंदर कार्य है। और वो बच्चे हर साल निकल भी रहे हैं। इस बार भी मेरे 10 बच्चे निकले हुए हैं। बहुत सुंदर। तो और पिछले बार भी मेरे ऐसे ही 10-12 ही बच्चे निकले थे, उसमें 20-25 बच्चों को लेते हैं हम, जो गरीब ही तबके के होते हैं, कोई उसकी फीस नहीं होती है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कार्य है, ये चीज है। और ये मैं बताना चाह रही थी। दूसरा, मैं आपके जो आपने प्रश्न किया था उससे थोड़ा सा मैं भटक गई हूँ। वो भी आवश्यक था, तो वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जो लोग
महिलाओं को जो एक बार प्रश्न आप फिर से पूछे, जो महिलाएं आजकल कुछ बड़े महत्वपूर्ण जो बड़े जिम्मेदार लोग हैं जिनके प्रति समाज की आस्था है, उनकी तरफ से नारियों पर कुछ ऐसी टिप्पणियां हुई हैं जिनको कुछ लोगों ने सकारात्मक रूप में लिया है और कुछ नकारात्मक रूप में ले रहे हैं। तो एक विवाद की स्थिति इस देश में है, दो भागों में लोग विभाजित हैं। नारियों को, बेटियों को लेकर के जो बातें इधर कही गई हैं, तो उनसे आप कितना इत्तेफाक रखती हैं उन विषय में? देखिए, मैं एक बात आपको बताना चाहूंगी और दर्शकों को भी बताना चाहूंगी कि एक कवि ने बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी हैं। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, वाह छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत न जाए रहना। वाह तो दूसरी बात, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। वाह, एक सिक्के का एक पहलू हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। अब जैसा कि अभी आप परिचय में ही बता रहे थे, गार्गी या पाला और कहां से कहां स्त्रियां पहुंच गई। जी जी, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जो लोग उनके ऊपर छीटाकसी करते हैं या जो उनके बारे में स्त्रियों के बारे में बुरा भला बोल रहे हैं, मैं उनसे सिर्फ एक ही, पुरुष प्रधान देश, तो वो बोलेंगे जो अच्छी है उनके बारे में आप बोलो ना कुछ। वाह। अब ये, और दूसरी चीज क्या है, जो है प्रकृति क्या करता है, हमेशा चेंज करता रहता है, परिवर्तन करता रहता है। नियम है। अब जब जो अभी मैंने अपनी कविता, पहली कविता की पंक्तियों में कहा कि अंश हूं तेरा माँ बाबुल में, आप बताओ, भ्रूण में तक वो उनको पलने नहीं दिया जा रहा था, वो जन्म तक लेने नहीं पा रही थी, और आप उनके बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हो। कल को बोल रहे हैं अरे वो तो ड्रम में भरी जा रही, ये कर रही, वो कर। क्यों आप परेशान हो? उनको जन्म भी नहीं लेने दे रहे थे आप, और अगर आज वो कर रही हैं तो उनके ऊपर इतनी बातें करो, तब कहाँ थे आप बोलने के लिए? आप बताइए, तब कहाँ थे? हर विचार का अभी आप सोफिया को देख लीजिए जी, भूमिका को देख लीजिए। हाँ, सोफिया और भूमिका से प्रेरणा लेनी चाहिए। जो एक पुरुष भी जाएगा तो उसका दिल दहल जाएगा। वो क्या क्या नहीं कर रही, कहाँ उनके बारे में आप बोलो ना। सकारात्मक टिप्पणियां आनी चाहिए, और ताकि जिससे देश पूरा प्रेरणा ले सके। देखिए, कोई भी स्त्री जब आगे बढ़ने लगती है और वो जब वो पुरुषों का से कंधा मिला के चलना स्टार्ट कर देती है, उसके बारे में 100 तरीके की बातें बोली जाती हैं। हम ही लोग हैं, अब चले गए, अगर अभी पुरुष है वो कभी सम्मेलन करके आए तो भैया तुरंत उनका बैग थामा जाएगा, पानी का ग्लास आएगा, ये होगा वो होगा। मैं अपनी जिंदगी रोजमर्रा की चीज, अगर हम आए तो खुद पानी का गिलास लेना, वहां से कौन सा बड़ा लेके आए हो कि सारा कमाई हमको दे दोगे? चलो काम करो, लगे रहो। तो देखिए, कहीं ना कहीं उनसे भेदभाव आज भी है। जो पीड़ित थी वो पीड़ित हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। अब उसमें से कुछ कर रही हैं, और ये कर क्यों रही हैं कि आपकी आंख खुले। अब बताओ, दहेज हत्या हो रही थी, कितनी हो रही थी? अब आप 2000 के पहले की बात पहले ले लीजिए, कितनी लड़कियों को छोड़ दिया जाता था, दहेज हत्या होता था, भ्रूण हत्या होता था, क्या क्या नहीं होता था, अत्याचार तमाम कुछ नहीं होता था। आज वो पढ़ लिख के आपके बराबरी है, और सही बात, अगर आ गई आपके बराबरी, मैं नहीं कर रही हूँ वो गलत करें, इसका मैं सपोर्ट नहीं करती हूँ कि वो गलत करें, मैं भी एक स्त्री हूँ, लेकिन आज आप क्यों उल्टा सीधा उनके बारे में बोल रहे हो? नहीं बोलना चाहिए। आपके उनके बिना आप बताइए सृष्टि है? नहीं, सृष्टि का आधार, इस पर तो आपका एक मुक्तक है, सुना दीजिए। वो बड़ी मौजू हो गई पंक्तियां, वो सुना दीजिए। ये भी समझिए हमारी शुरुआती में उसमें से है। इतनी अच्छी पंक्तियां हैं कि मेरे बेटे तक को याद है वो पंक्तियां। बिना राधा की मूरत के अधूरा बंसी वाला है, बिना राधा की मूरत के अधूरा बंसी वाला है, जानकी बिन नहीं पूरा जग का रखवाला है, जानकी बिन नहीं पूरा जग का रखवाला है, आकलन कर नहीं सकते कभी नारी की शक्ति का, बेशक आकलन कर नहीं सकते कभी नारी की शक्ति का, त्रिदेवों को भी नारी ने अपने आंचल में पाला है, क्या बात, त्रिदेवों को भी नारी ने अपने आंचल में पाला है। फिर बात कहाँ से खड़ी हो जाती है, बताइए आप। निश्चित रूप से आपके विचार भी स्वागत योग्य है। निश्चित रूप से जो आपने अपने विचार रखे, इस पर भी हमें विचार करने की आवश्यकता है, और निश्चित रूप से समाज इस पर चिंतन करे। आइए, चलते चलते मैं आपसे एक प्रश्न और पूछना चाहता हूं कि शिक्षा
के क्षेत्र में शिक्षा को लेकर, सामाजिक क्रियाकलापों को लेकर और इन साहित्यिक गतिविधियों को लेकर के भविष्य में आपकी क्या योजनाएं हैं? अब शिक्षा को लेकर भविष्य में तो ये योजनाएं हैं कि पहले तो मेरी सबसे बड़ी एक योजना है कि जितने भी बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं जी। वो पढ़ें चाहे कम, लेकिन वो गलत चीजों में इन्वॉल्व ना हो। बहुत अच्छी बात है। उनके अंदर शिक्षित होने से ज्यादा आवश्यक संस्कारित होने की है। हाँ, उनके अंदर संस्कार हो, और इसका मैं पूरा ध्यान रखती हूँ और उसके ही हिसाब से बच्चों को रख रही हूँ। वाह। और अभिभावकों से भी मैं निवेदन करती हूँ अपने स्टूडियो के माध्यम से कि अगर स्कूल के द्वारा कोई भी बात उनके बच्चे के बारे में बताई जा रही है तो उस पे पूरा पूरा ध्यान दें। बहुत अच्छा। ना कि आप स्कूल में आके एक बवाल बखेड़ा खड़ा करें कि हाँ इसने तो मेरे बच्चे को गलत किया, आधी अधूरी बात को ना सुने। क्योंकि अगर स्कूल भी कोई काम कर रहा है तो वो आपके बच्चे के हित को लेके ही कर रहा है। बहुत सही बात कही आपने। और वही आपका सहारा है, वही आपकी पूंजी है। यदि आपने इतना विश्वास करके हम पर विश्वास जताया और अपने पाल्य को अपने हमारे विद्यालय में, हमारे संस्थान में छोड़ रखा है हम सबके विश्वास पर, तो फिर हमारी बातों का यकीन भी कीजिए और आधी अधूरी सूचना पर किसी तरह का कोई विवाद न खड़ा हो, किसी तरह का कोई प्रश्न चिन्ह न लगे। आपके कहने का तात्पर्य है। आइए, आज हम तो आपका आभार ज्ञापन भी नहीं कर सकते, स्टूडियो भी आपका है और त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। आज आप ही मेहमान हैं, आप ही मेजबान हैं इस कार्यक्रम के, इसलिए मैं चाहता हूं कि अपने दर्शकों को फुलवारी स्टूडियो के नाम और हमारी जो आने वाली नई पीढ़ी है कविता के क्षेत्र से जुड़ी हो या हमारे विद्यार्थी हो, उनके लिए कुछ संदेश देते हुए इस कार्यक्रम को विराम दिया जाए। मैं अपने सभी अभिभावकों से और जितने विद्यार्थी हैं, छात्र छात्राएं हैं उनको, और जितने हमारे जनपद की साहित्य के में जो नए लिखने पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनसे मैं यही उम्मीद करती हूँ और उनको यही संदेश देना चाहती हूँ कि धैर्य रखिए और धैर्य के साथ काम करिए। समय से पहले कुछ भी ये नहीं है कि आपको हासिल हो जाए, लेकिन गलत चीजों में बिल्कुल मत फंसिए और ना गलत फैसले लीजिए, उससे दूर ही हटके काम करिए। और अपने दर्शकों से यह अनुरोध करती हूँ कि अगर आप विश्वास रखेंगे तो मैं ये कोशिश करूंगी, या हमारी पूरी टीम और हमारा विद्यालय परिवार ये भी आपको उम्मीद दिलाता है कि ये आपको पूरी तरीके से अपेक्षाओं पर, आपके विश्वास पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। और निश्चित रूप से फुलवारी पब्लिक स्कूल अभिभावकों के विश्वास पर निरंतर खरा उतर रहा है। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाले समय में, निकट भविष्य में पुनः हम आपके साथ तमाम साहित्यिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बिंदुओं पर, पहलुओं पर चर्चा करेंगे इस मंच के माध्यम से। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।